ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा आज का टॉपिक है आप लोगों के पास वन सैम्पल टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर वन पॉपुलेशन। तो उसमें जो है प्रीवियस मैंने आप लोगों को कॉन्फिडेंस इंटरवल की दोनों तरह की टाइप्स को वन सैम्पल को अलग से डिस्कस किया था। वन पॉपुलेशन के लिए आपने या वन पैरामीटर के लिए आप लोगों ने कैसे कंस्ट्रक्ट करने हैं। सिमिलरली टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में मैंने आप लोगों को सिंगल पॉपुलेशन पैरामीटर की टेस्टिंग के लिए अलग से लेक्चर देना है और डबल के लिए अलग से देना है। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में सबसे पहले तो आपको पता है कि हम लोगों ने जी टेस्ट को कंसीडर करना है। तो जी टेस्ट में आप लोगों के पास यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने और आपको पता है कि मैं यहाँ पे क्यों सबसे पहले आप लोगों को लेकर आ रही होती हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में करना क्या होता है, आप लोगों को कोई ना कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ करना होता है अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉपुलेशन पैरामीटर में हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी करते हैं, लेकिन आपके लेवल पे वो सिर्फ आप लोगों को इतना कंस्ट्रक्ट करना बताया जाता है कि ये आपकी अपर लिमिट होती है, ये आपकी लोअर लिमिट होती है, आपने प्लस कैसे करना है, आपने मार्जिन ऑफ एरर कैसे करना है, आपने माइनस क्यों करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और एट दी एंड जब मैं उसको लिखती होती थी कॉन्फिडेंस इंटरवल को, तो आपको पता है कि मैं लोअर अपर बाउंड के बिटवीन जो है वो अपने पैरामीटर को लाजमन मेंशन करती होती थी कि हम किस पैरामीटर के अकॉर्डिंग अपना बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो लेकिन जब हम लोगों ने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की तरफ जाना है, तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आप लोगों को पता है ये स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की सेकंड कैटेगरी है। फर्स्ट वाज एस्टिमेशन, और उसमें हम लोगों ने पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन पढ़े थे। जब हम लोग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में करते हैं ना, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसमें हम लोग कुछ ना कुछ कंक्लूड कर रहे होते हैं अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर बेस्ड ऑन द सैम्पल इंफॉर्मेशन। सैम्पल से जो भी इंफॉर्मेशन आती है, मैं इसकी एग्जांपल कैसे करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि 39% जो है वो एक फैक्ट्री की प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनके अंदर कोई ना कोई माइनर फॉल्ट आ रहा है, मेजर नहीं माइनर फॉल्ट। तो 39% लेट्स सपोज अगर मेरा क्लेम है, तो हम क्या करेंगे, हम उस फैक्ट्री में जाएंगे, हम उस कंपनी में जाएंगे, हम वहाँ से सैम्पल ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल 1000 या 2000 प्रोडक्ट्स का सैम्पल ड्रॉ किया और उनमें से चेक किया कि किन में माइनर डिफेक्ट है, ठीक है। तो माइनर डिफेक्ट वाले फिर हम जो भी लेट्स सपोज वो आया 30%, पॉपुलेशन का सैम्पल का हमारा आया 30% और मेरा क्लेम था 39%। तो इट मीन्स हम लोगों ने उस 39% जो मेरा क्लेम है ना, वो मेरा क्लेम वो 1000 या 2000 प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं है जो हमने सैम्पल लिया, बल्कि मेरा क्लेम उन सारी प्रोडक्ट्स के बारे में है जो उस फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रही हैं। तो मैंने जो क्लेम किया वो सबके लिए है। आपने जो सैम्पल लेके प्रोपोर्शन निकाला 30%, वो सैम्पल प्रोपोर्शन था। तो सैम्पल प्रोपोर्शन की बेस पे जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसको हम लोगों ने अब यूज़ करना है। उसको यूज़ करते हुए हमने क्या करना है कि मेरा 39% का क्लेम जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको टेस्ट किया जाता है। एक तो ये कि अगर हम लोग मैं बताती हूँ कि ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बिल्कुल ऐसे ही है जब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे बायो वाले, केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स वाले लोग करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सबसे पहले वो ज्यूम करते हैं कोई ना कोई स्टेटमेंट, फिर उस स्टेटमेंट को ज्यूम करने के लिए वो देखते हैं कि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना क्या है, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो कहते हैं कि हमारे पास टूल्स कौन कौन से हैं। जब उनके पास टूल्स आ जाते हैं तो टूल्स को यूज़ करते हुए अपने एक्सपेरिमेंट रन कर देते हैं। एक्सपेरिमेंट रन करने के बाद वो अपने रिजल्ट्स को देखते हैं। अपने रिजल्ट्स को देखने के बाद वो करते हैं क्या है, वो अपने पैरामीटर के लिए कुछ ना कुछ जो है वो अपना पॉपुलेशन है उसके लिए कुछ ना कुछ कंक्लूड करते हैं। तो उनका जो कंक्लूजन होता है एक्सपेरिमेंट की बेस पे, या तो वो रिजेक्ट हो जाता है पहले जो अज्यूम किया होता है उन्होंने, या फिर वो एक नई राहें खोल देते हैं। मैं यही कहती हूँ कि एक्सपेरिमेंट रिजेक्ट हो या डोंट रिजेक्ट हो, लेकिन वो आपको हमेशा एक नया फर्दर पॉइंट सोचने का एक मौका देता है और आपके लिए एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए जो है वो आपको बता देता है कि आप ये करो। तो सिमिलरली हम लोग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर रहे हैं, तो हमारे पास भी ऐसे ही होगा, बायो वालों की तरह, केमिस्ट्री वालों की तरह हम एक अज्यूम करेंगे स्टेटमेंट। होता क्या है, हम अपनी स्टेटमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम लोग कह लेते हैं नल हाइपोथेसिस, दूसरे को हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होते हैं। मींस जो स्टेटमेंट एक में होती है वो दूसरी में अज्यूम नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। अगर हम एक में कह रहे हैं कि ये 5 से बड़ा है, तो दूसरी में हम लोग कहेंगे कि ये 5 या 5 से छोटा है, ठीक है। वो दोनों यानी कि एक दूसरे में बिल्कुल भी कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं छोड़ते स्टेटमेंट्स का। एक में लेस देन है तो दूसरे में ग्रेटर देन इक्वल टू, एक में इक्वल टू तो दूसरे में नॉट इक्वल टू, इतना दोनों में डिफरेंस होता है।
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम भी स्टेटमेंट रिज्यूम करते हैं। दूसरा स्टेप हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स हमेशा सर्टेनिटी की तरफ लेके जाता है और जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमेशा अनसर्टेनिटी की तरफ लेके जाती है। तो अनसर्टेनिटी में हम लोगों ने ये कहना है कि हम जो भी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसमें 10%, 5%, 1% हमसे मिस्टेक हो सकती है। हम उस मिस्टेक को, यानी कि हम जो भी रिजल्ट्स ड्रॉ करेंगे ना अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है। तो उस मिस्टेक में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि हम उसको टाइप 1 एरर बोलते हैं। ठीक है, टाइप 1 एरर। टाइप 1 और टाइप 2 एरर पे अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि टाइप 1 एरर, उस टाइप 1 एरर को हम लोग क्या कहते हैं, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यहाँ पर हम लोग कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। वो 1%, 5%, 2%, 10% डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन या डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंटर होता है। अच्छा जी, अगर क्वेश्चन में यहाँ तो डेफिनेटली आपके लेवल पे क्वेश्चन में दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो आपको 5% लेना होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी होता है। अच्छा जी, बाकी साइंसेज वालों के पास टूल्स होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास टूल्स नहीं होते हैं। हमारे पास टूल्स क्या होते हैं, हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं। उन्होंने तो एक्सपेरिमेंट फिजिकली करना होता है, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट जो है वो अपनी कॉपीज़ पर और अपनी जो है वो वर्ड वगैरह पे टाइप करके करना होता है। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट होगा वो कैसे होगा, हम लोग फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे। उस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए फिर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला आ गया तो नेक्स्ट स्टेप डेफिनेटली कैलकुलेशन का होगा। कैलकुलेशन के बगैर तो स्टैटिस्टिक्स ही नहीं है कुछ भी। कैलकुलेशन कर ली, ओके फाइन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने लिए एक बाउंड्री डिसाइड करते हैं। हम लोग एक बाउंड्री डिसाइड कर देते हैं कि अगर हम इस बाउंड्री के पार चले गए तो हमारा जो है वो नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर हम इस बाउंड्री से पीछे पीछे रहेंगे तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो डोंट रिजेक्ट हो जाएगा। मैं एक्सेप्ट का वर्ड यूज़ नहीं करती, ना एक्सेप्ट का वर्ड यूज़ किया जाता है। इसके लिए अगर रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट अपने हाइपोथेसिस को करें और रिजेक्ट हमेशा नल हाइपोथेसिस को करते हैं। और अगर आपका रिजेक्ट नहीं हो रहा तो डोंट रिजेक्ट का वर्ड यूज़ करें फॉर नल हाइपोथेसिस। जब हम लोग अपने लिए बाउंड्री डिसाइड कर लेते हैं और बाउंड्री डिसाइड के बाद जब हम लोग अपनी मैच करते हैं कैलकुलेशन को अपनी बाउंड्री के साथ, तो फिर बारी आती है डिसीजन लेने की। तो डिसीजन जब हम लोग ले लेते हैं और वो डिसीजन में हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए। क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो मैं ये क्रिटिकल रीजन है ना, ये तो मैं आप लोगों को बाद में आती हूँ। आप लोगों के पास डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। A survey was conducted in Canada about the hours spent on internet in a single day. A random sample of 25 adults suggested that mean hours spent on internet by an adult Canadian is 12.7 hours per day. Assume that the standard deviation of time spent on internet is 5 hours. Test the hypothesis that, अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स लास्ट लाइन है ना बेसिकली हमारी, वो हमारी क्या है, वो हमें बता रही होगी कि हमने नल और अल्टरनेटिव में बेसिकली लिखना क्या है। Test the hypothesis that mean time spent using the internet Canadian is greater than 12.5. तो greater than कितना गंदा मैंने कलर कर दिया, greater than 12.5 जो है वो हमारे पास क्या आ गया, वो हमारे पास आ गया हमारा साइन। अब आपको पता है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमारे पास 3 तरह के साइन आ सकते हैं। इनइक्वालिटी मीन्स नॉट इक्वल टू, और ग्रेटर देन का साइन और लेस देन का साइन। ये 3 साइन के अलावा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमारे पास कोई साइन नहीं आ सकता। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैंने क्लास में आपको ये सारी चीज़ें बताई हुई थी, लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पे जो है ना वो मेंशन नहीं किया था। लेकिन मुझे लग रहा है कि लेट्स सपोज अगर कोई न्यू कमर मेरे चैनल पे आता है तो वो उसको डिफ़िकल्टी ना हो। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जस्ट ग्रेटर देन साइन आता है, लेस देन साइन आता है, और आपके पास एक ही साइन रह गया जो कहाँ गया अभी, नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू आता है। इसके अलावा और कोई साइन उसमें नहीं आता। नल हाइपोथेसिस में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आपके पास डेफिनेटली सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास लेस देन इक्वल टू का साइन आ सकता है, लेस देन इक्वल टू का, और आपके पास नल हाइपोथेसिस में क्या आ सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ सकता है, और साथ में आपके पास आ सकता है इक्वल टू का साइन। अगर आपके ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन का साइन है तो इसका ऑपोजिट बनेगा लेस देन इक्वल टू।
अगर आपके ऑल्टरनेटिव में लेस देन का साइन है तो इसका ऑपोजिट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू है तो इसका ऑपोजिट बनेगा इक्वल टू। और ये समझ लें कि इस सारे में नल में आपके पास ज़रूरी है कि इक्वलिटी होती है। इक्वलिटी के बगैर नल हाइपोथेसिस कभी भी कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। तो जब नल में जो है वो इक्वलिटी होनी ही होनी है तो ऑल्टरनेटिव में कभी भी इक्वलिटी नहीं होती, बल्कि इसमें हमेशा वो आपको डायरेक्शन बताता है कि या ऊपर जाओ या पीछे जाओ या फिर दोनों तरफ ही चले जाओ, मिड में या इस पॉइंट पे खड़े नहीं होना। वो खड़ा नहीं होने देता किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। और नल हमेशा वो कहता है कि कोई एक पॉइंट पे आप लोग खड़े भी हो सकते हो और किसी डायरेक्शन पे आप जा भी सकते हो। तो ये तो हो गया नल और ऑल्टरनेटिव का साइन की चेंज, ठीक हो गया। जो भी साइन ऑल्टरनेटिव में, अगर ये नल में है तो उसको देख के ऑल्टरनेटिव में लिख देना, ऑल्टरनेटिव में है तो उसको देख के नल में उसका अपोजिट साइन लिख देना है। और हमारे पास क्या है कि हाँ, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो इस क्वेश्चन में जब आप लोगों ने इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है तो उसमें आप लोगों ने नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रख लेने। और आपको पता है जब हम लोगों को ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, वो खुद क्लेम कर रहे हैं कि ग्रेटर देन को टेस्ट करना है, तो आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, क्योंकि हमारा पैरामीटर मीन है, ठीक है, तो मीन का जो पैरामीटर है उसको ग्रीक लैंग्वेज में म्यू से डिनोट किया जाता है। ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। वो क्या कह रहे हैं कि 12.5 आवर्स से आपका जो है वो टाइम स्पेंड ज़्यादा है। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है ब्रैकेट्स में, और मैं क्यों कहती होती हूँ कि राइट टेल लिखा करें, ताकि बाउंड्री आगे जाके हमने जो कंस्ट्रक्ट करनी है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके पास अगर यहाँ पे ग्रेटर देन साइन है तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि आपके पास ये वन टेल टेस्ट है, लेकिन वन टेल में कौन सा है, ये राइट टेल टेस्ट है। सिमिलरली आप लोगों ने यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन लिखा है तो वैसे तो यहाँ पे आना चाहिए था लेस देन इक्वल टू, लेकिन अगर आप लोग सिंपली इक्वल टू भी लगा देते हैं तो भी कोई इशू नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से लेस देन इक्वल टू लगाएं या इक्वल टू लगाएं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में, इस वाली एग्जाम्पल में आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं था तो मैंने 5% लिख लिया। अदरवाइज जो भी आपके पास गिवन हो तो आपने लिखना है। इस क्वेश्चन में मैंने हाईलाइट सारी चीज़ें की हुई हैं। अब उसमें किया हुआ है कि अज्यूम दैट, इस लाइन में अज्यूम दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टाइम स्पेंट ऑन इंटरनेट इज़ 5 आवर्स। तो इसका ये मतलब है कि हमने अज्यूम करना है कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन की गिवन है। तो पॉपुलेशन की गिवन है तो इट मीन्स ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, तो ये क्वेश्चन जी टेस्ट का है। तो जी टेस्ट के लिए हमारे पास पहला स्टेप हमारे पास कंस्ट्रक्शन में हो गया। लोग बाकायदा इसको स्टेप 1 स्टेप 2 लिख दें। खैर स्टेप 1 हमारे पास हो गया हाइपोथेसिस बनाना, स्टेप 2 हमारे पास हो गया कि आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बना दिया, और थर्ड हमारे पास स्टेप होता है कि हमने जो टूल्स यूज़ किए हैं, उन टूल्स के लिए लिखना होता है हम लोगों ने कि ये कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है। हमारे पास टूल्स हैं, ये वाला फॉर्मूला। टेस्ट स्टैटिस्टिक में जस्ट आपने फॉर्मूला को लिखना होता है कि कौन सा फॉर्मूला आपने यूज़ करना है, और वो हमने यहाँ पे यूज़ करना है जी इक्वल्स टू बार एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर √10। और सिग्मा हमारे पास यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, अज्यूम दैट जहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। और जब अज्यूम दैट लिखा हुआ है तो अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसको डिवाइडेड बाय n क्यों करते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एरर है। और स्टैंडर्ड एरर हम लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड एरर का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पूरा इसको डिस्कस किया था कि ये स्टैंडर्ड एरर जो है वो क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मींस विद रिप्लेसमेंट में ये क्वेश्चन आता था। उसकी प्रॉपर्टी थी ये इक्वल होता है सिग्मा ओवर √10 के। खैर नेक्स्ट स्टेप आपका स्टेप नंबर 4 होता है। स्टेप नंबर 4 में आपके ने क्या करना होता है, आपने कैलकुलेशन करनी होती है। 12 हमारे पास सैम्पल मीन क्या थी 12.7, पॉपुलेशन मीन क्या थी 12.5, और ये पॉपुलेशन मीन स्टूडेंट्स कहाँ से आती है, ये नल और ऑल्टरनेटिव में भी 12.5 आपने लिखा होता है। क्लियर। यही वैल्यू आगे जो है वो जी टेस्ट में जहाँ पे म्यू होता है वहाँ पे आपने पेस्ट करनी होती है। और बार एक्स बेसिकली हमारे पास क्या होती है, ये यहाँ पे दिया हुआ था मीन आवर स्पेंड, और ये 25 वालों का जो दिया हुआ था 12.7 ये एक्स बार था। एक्चुअली को मैंने एग्जांपल को इसलिए भी नहीं किया डिस्कस इतना, क्योंकि मेरे ख्याल में मैं इसको ऑलरेडी आपसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी थी एक एक पॉइंट को। तो जब आप लोगों ने जी टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट कर ली तो करने के बाद यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, यहाँ मैंने 1000 लिख दिया, वो था 25। मैंने फॉर्मूलाज देखो से क्या कुछ कर रही हूँ मैं, चलो खैर ऐसे ही लेके चलें इसको।
तो ये 25 है और 25 और इसका आंसर आ गया आपके पास 1.26। 1.26 हमारी जी टेस्ट स्टेटिस्टिक आ गई। अब आ गई बारी क्रिटिकल रीजन की, जो मैं कहती हूँ कि बाउंड्री बनानी है। क्रिटिकल रीजन में हम लोग क्या लिखते हैं? क्रिटिकल रीजन में अब आ जाऊँ क्रिटिकल रीजन में स्टूडेंट्स, अगर आपके पास आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में नोट, याद रखिएगा कि क्रिटिकल रीजन हमेशा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के में जो साइन होता है उसकी बेस पे बनाया जाता है। अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में नॉट इक्वल टू साइन है तो आपने टू टेल हाइपोथेसिस बनाना है। और टू टेल हाइपोथेसिस में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन है बेसिकली ये दिस वन, आपके पास क्रिटिकल रीजन बोथ साइड्स पे होता है। क्लियर? यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ये जी स्केल है, मैं हमेशा कर्व लाजमन बनवाती होती हूँ स्टूडेंट से, और मैं कहती होती हूँ यहाँ पे अगर जी है तो जी यूज़ करें, टी है तो टी यूज़ करें। जी स्केल में यहाँ पे लाजमन लिखती हूँ, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ज़्यादा जूम कर देती हूँ। तो आप लोगों ने इसमें देखना क्या है, जी स्केल सेंटर में 0, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मीन 0 होती है। अब क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेट्स सपोज अगर नॉट इक्वल टू का साइन है तो आपको पता है क्रिटिकल रीजन टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, माइनस साइड पे भी जाना होता है और पॉजिटिव साइड पे भी जाना होता है। तो -g∝/2 और g∝/2 की एक बाउंड्री आपने खुद से लगा देनी है। आपको पता है 5% पे g∝/2 की वैल्यू क्या होगी, 1% पे और 10% पे। नीचे टेबल भी मैंने बनाया हुआ है। ये g∝/2 प्लस और माइनस में जो है वो बेसिकली इनकी क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपकी जो है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक इस रेड बाउंड्री की इस साइड पे चली जाती है, ठीक है, तो भी क्रिटिकल रीजन है। पॉजिटिव साइड में अगर वो बाउंड्री से राइट साइड पे अगर फॉल कर जाती है तो भी वो क्रिटिकल रीजन में फॉल कर जाएगी। अगर आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन का मतलब होता है आपके पास राइट टेल टेस्ट है। तो राइट टेल टेस्ट में जो आपके पास बाउंड्री बनेगी, जो कर्व बनेगा, उसमें क्या होगा, जी स्केल है। अगर जी टेस्ट है, टी स्केल होगा। तो अगर टी टेस्ट है तो जी स्केल में 0 सेंटर में, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल की मीन 0 है, और यहाँ पे जी अल्फा लगता है, α/2 नहीं लगता है। क्लियर हो गया? क्योंकि हमारा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, जो अनसर्टनिटी है या जो मिस्टेक के चांसेस होते हैं, वो फिर हमारे पास राइट साइड पे चले जाते हैं। और अगर हमारी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है वो फॉल कर जाए, वो राइट साइड पे इस रेड बाउंड्री को क्रॉस कर जाए, तो हमारी वैल्यू किस में फॉल कर जाएगी, क्रिटिकल रीजन में। और क्रिटिकल रीजन में आने का मतलब क्या होता है, डिसीजन क्या लेना होता है, रिजेक्ट कर देंगे H0 को। और अगर क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं की, इस रीजन में फॉल कर गई एक्सेप्टेंस रीजन में, तो हमारा डिसीजन क्या होता है, डोंट रिजेक्ट H0। सिमिलरली अगर आपके ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन का साइन है तो ये हमारा लेफ्ट टेल टेस्ट होता है। लेफ्ट टेल टेस्ट में लेफ्ट साइड पे आपका क्रिटिकल रीजन बनता है। और क्रिटिकल रीजन में हम लोग यहाँ पे याद रखिएगा, जब हम वैल्यू लगाते हैं तो यहाँ पे -g∝ लगाते हैं। वैल्यू जो भी वैल्यू हो वो आपने लगानी होती है। और माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो 0 की लेफ्ट साइड पे बनता है, और 0 से पीछे आपको पता है लेफ्ट साइड पे सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो 3 तरह के क्रिटिकल रीजन जो है वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा क्रिटिकल रीजन और किसी भी तरह का नहीं बनता जी और टी में। क्लियर हो गया? टू टेल है तो α/2 में डिवाइड हो जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में आ जाता है। ग्रेटर देन ऑल्टरनेटिव में साइन है तो राइट टेल टेस्ट है, तो राइट साइड पे क्रिटिकल रीजन। लेस देन साइन है ऑल्टरनेटिव में तो लेफ्ट टेल टेस्ट है, तो लेफ्ट टेल में आपकी क्रिटिकल रीजन बन जाना है। अच्छा जी, तो ये दोबारा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस वाले को। तो हमारा क्रिटिकल रीजन वाला जो स्टेप है रिजेक्ट, हम लोग उसमें मैं जो लाइन लिखती होती हूँ वो भी देख लें। रिजेक्ट H0 इफ z इज ग्रेटर देन g∝। z हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक है, g∝ हमारी क्रिटिकल वैल्यू है टेबल की, वेयर g∝ इज इक्वल टू 1.645 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आपको पता है अगर हमारे पास यहाँ पे मैंने टेबल बनाया भी हुआ था, आई थिंक तो यस, अगर हमारा 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो लेफ्ट टेल में और राइट टेल में इसकी वैल्यू होगी ये 1.281 प्लस और माइनस डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी। और टू टेल टेस्ट में 10% भी हमारे पास होता है 1.645। अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो टू टेल में 1.96 और इसकी राइट और लेफ्ट टेल में वैल्यू क्या आती है 1.645। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कौन सा साइन था, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब है राइट टेल, तो राइट टेल।
तो जो क्रिटिकल रीजन में वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू लिखेंगे वो भी पॉजिटिव लिखेंगे। पॉजिटिव में यहाँ पे लिखिए 1.645, 5% हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था। कर्व बनाया, कर्व में आपको पता है मैं कैसे बनाती होती हूँ, जी स्केल लिखती हूँ, सेंटर में 0 लिखती हूँ, उसके बाद बाउंड्री लगाती हूँ, बाउंड्री पे मैं अपनी क्रिटिकल वैल्यू लिखती हूँ जो टेबल की वैल्यू होती है 1.645, और यहाँ पे मैं हाईलाइट करती हूँ कि अब हमारा कौन सा, इसको शेड करती हूँ तो यहाँ मैं शेड नहीं कर सकी, रेड के राइट साइड का एरिया जहाँ मैंने एरो लगाया हुआ है उसको मैं बेसिकली शेड करती होती हूँ और फिर एरो लगा के कहती होती हूँ कि ये हमारा क्रिटिकल रीजन है। इट मीन्स अगर हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है इस वाले पोर्शन में, अगर इस वाले पोर्शन में जो हमारा आंसर आया ना जी का, अगर वो यहाँ पर तो आया 1.26, अगर लेट्स सपोज होता 3.9 या 2.2, तो 2.2 तो डेफिनेटली 1.645 से बड़ा है तो वो रेड लाइन को क्रॉस कर जाएगा। अगर क्रॉस कर जाएगा तो वो क्रिटिकल रीजन में हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल कर जाएगी, और अगर फॉल कर जाएगी तो डिसीजन हमारा क्या होगा, रिजेक्ट कर देंगे अपने नल हाइपोथेसिस को। लेकिन हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्वेश्चन में क्या थी 1.26, दिस वन, तो 1.26 डेफिनेटली 1.645 से स्मॉलर है तो वो इस वाले रीजन में, ये जो बाकी का नॉर्मल कर्व है उसमें फॉल कर जाएगी। और वो आपको पता है हमारा, अगर मैं आप लोगों को, आपको मेरी समझ आ रही है बात की, तो वो हमारा क्या है, ये सारे का सारा रीजन ये हमारा क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन। तो एक्सेप्टेंस रीजन में हमारी वैल्यू फॉल करने का मतलब होता है डोंट रिजेक्ट H0। तो कंक्लूजन में मैंने क्या लिखा, एज जी इज लेस देन, मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या थी 1.26, उसको मैंने जी ही कह दिया, एज जी इज लेस देन 1.645, 1.645 क्या थी मेरी क्रिटिकल वैल्यू, डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। फ्रेंड्स आपके लेवल पे इतना ही बहुत है, ठीक है, आप लोग सिर्फ ये लिखें कि डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, गलत लिखने की बजाय जो है वो आप सिर्फ इतनी वैल्यू लिख दें, यहाँ तक बात, यहाँ तक, दैट्स ऑल, इतना अपना लिखें, ये इसको छोड़ दें, डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर आपकी वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल करती तो आपने सिर्फ ये लिखना था रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और नेक्स्ट हमारा है वन सैंपल टी टेस्ट, आपने जी टेस्ट कर लिया तो जी टेस्ट के बाद आपके पास आ गया वन सैंपल टी टेस्ट। तो टी टेस्ट में मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये आपको डाटा दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, ये सारा कुछ पढ़ लीजिए उसमें। Countries that are considered high income have a mean economic dynamism of 60.29. Do the data show that mean economic dynamism of middle income countries is less than for high income countries? It means अब हमारे पास इस लाइन में आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का बेसिकली क्या हुआ है, लेस देन से हमें पता चला कि हमारा जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा ना, हमें ऑटोमेटिकली हमने यहाँ पे बता देना है कि हमारा क्या बनेगा, बेसिकली वो ये लेस देन वाली चीज़ क्या बनेगी, हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन का साइन बनेगा। और टेस्ट कह दिया उन्होंने 5% लेवल, और इस पूरे क्वेश्चन में ना उन्होंने मीन दी, ना सैंपल साइज दिया, ना उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन दी। इसका मतलब है ये जो डाटा उन्होंने टेबल में दे दिया ना, इसको यूज़ करते हुए अब हमने अपनी मीन भी फाइंड आउट करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करना है, और एन भी हमने फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले तो मैंने ये देखें 60.29 अब कहाँ से आया स्टूडेंट, यहाँ पे उन्होंने कहा था इस लाइन में, कंट्रीज डेट आर कंसिडर्ड हाई इनकम हैव अ मीन इकोनॉमिक डायनामिज्म ऑफ 60.29। इट मीन जो हाई इनकम कंट्री थे ना, उनकी जो मीन इकोनॉमिक डायनामिज्म की वैल्यू थी वो थी 60.29। उस मीन से पता चला कि वो 60.29 है। अब हमने लो इनकम वालों की ना, हमने इस हाई इनकम वालों के साथ कंपैरिजन करना है कि क्या उनकी इनकम जो है वो हाई इनकम से लेस है। तो लेस है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम ये पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू जो हमने टेस्ट करनी है हाई इनकम वाले कंट्रीज़ की, और बतानी है कि अब हमारी जो है ना, हमारी वो लेस है कि नहीं है। तो ये तो हो गया, ये लेस था तो डेफिनेटली मैंने आगे लिख दिया ये लेफ्ट टेल टेस्ट है। ये लेफ्ट टेल टेस्ट था तो इसका लेस देन साइन था, तो यहाँ पे मैं इक्वल टू भी स्टूडेंट्स लिख सकती थी और ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकती थी, दोनों ही ठीक है, मैं यहाँ इक्वल टू भी लगा सकती हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि इसका ऑपोजिट साइन भी यहाँ पे प्लेस कर सकती हूँ, नो मैटर। 5% आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। टेस्ट स्टेटिस्टिक आपकी टी लगेगी, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन नाउन नहीं है। तो कैलकुलेशन में स्टूडेंट्स आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बाकायदा बताया था कि अगर डाटा दिया हो तो आपने
क्या करना है आपने, डेफिनेटली हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपको चाहिए होती है और आपके पास मीन चाहिए होती है। मीन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करना पड़ेगा, सारी कैलकुलेशन मैंने बताई हुई है, प्रीवियस लेक्चर ओपन करें उसको देखें कैसे करना है, सारा कुछ वहाँ से पता चल जाएगा। इवन मैंने यहाँ पर ये भी बताया था कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का ये वाला फॉर्मूला में यूज़ करिए जो बाय डेफिनेशन फॉर्मूला है। आप इसकी जगह पे कंप्यूटेशनल फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं जो कि 1/n-1 इंटू समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n आता है, ठीक है, स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर आ जाएगा। तो मैंने बताया भी था कि आपकी अपनी मर्जी है, अगर कुछ ना दिया हो तो जो मर्जी फॉर्मूला यूज़ करें। तो टी टेस्ट स्टैटिस्टिक में आपने कैलकुलेशन वाले में वैल्यूज पुट की, उसकी वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, उसकी वैल्यू आ रही है -9.23। अगर आपने आंसर देखें तो -9.23। अब आपने स्टूडेंट्स क्रिटिकल रीजन डिसाइड करना है नेक्स्ट स्टेप, लेकिन उसमें आपने सबसे पहले देखें कि हमारे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लेस देन का साइन है, तो इट मीन्स आपका जो क्रिटिकल रीजन बनेगा वो आपका लेफ्ट साइड पर बनेगा, और क्योंकि टी का क्वेश्चन है तो आपका टी स्केल बनेगा। तो सबसे पहले तो आप अपना कर्व देख लेना, बाकी सारी चीज़ें तो छोड़े, कर्व देखें। कर्व में मैंने आपके टी स्केल लिखा है यहाँ पर, सेंटर में 0 क्योंकि टी की मीन भी 0 होती है, बाउंड्री लगाई है लेफ्ट साइड पे क्योंकि ऑल्टरनेटिव लेफ्ट टेस्ट था, बाउंड्री लगाई तो बाउंड्री के पार लिख दिया ये क्रिटिकल रीजन हो गया। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू इस रीजन में फॉल कर गई तो आपने अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना है, अदरवाइज आपकी रेड से लेफ्ट साइड पे चलेगी तो आपने डोंट रिजेक्ट का डिसीजन लेना है। अब यहाँ पे नीचे मैंने लिखा हुआ है -t α, और आपको पता है कि जब आप 0 से लेफ़्ट साइड पे चले जाएं तो आपकी वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाती है, तो क्रिटिकल वैल्यू के साथ भी आपने माइनस साइन ज़रूर लगाना है। और इसमें जो फ़र्क आता है वो हमेशा आता होता है डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम का। जी और टी में क्या डिफरेंस है, डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम का। वन सैम्पल टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसकी डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम होती है n-1, और n आपके पास क्या होता है, सैम्पल साइज आपका। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास हमने रिजेक्ट कर देना है अपने नल हाइपोथेसिस को इफ़ टी, हमारा जो कैलकुलेटेड टी हमेशा, इसको मैं बल्कि ना छोटा सा CL भी लिखती होती थी, लो ये कौन सा इक्वेशन है, तो इसके साथ में छोटा सा कैल भी लिख देती होती थी ताकि पढ़ने वाले को और ज़्यादा पता चल जाए कि टी कैल क्या है, जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है इस वाले 4th स्टेप की, ये वाली कैलकुलेटेड वैल्यू। इफ़ रिजेक्ट करेंगे हाइपोथेसिस को, लिखने का मेथड क्या है, रिजेक्ट करेंगे H0 को इफ़ आवर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज़ लेस देन -t α इंटू n-1, जो कि अल्फ़ा की वैल्यू 5% है, और n हमारे पास जितना भी अकाउंट कर लीजिएगा 25 या वट उसकी वैल्यू जितनी भी हमने टेबल से देखी, ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में से उसकी वैल्यू लेट्स सपोज आ गई -1.708, तो -1.708 ये वही वाला था। तो 25 यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का आ गया, 26 हमारा सैम्पल साइज था, तो डेफिनेटली 26 में से एक निकल गया, तो 25 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, -9.23। और आपको पता है कि नेगेटिव साइड पे जो हमारी नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में जितना हम अपनी नेगेटिव साइड पे चलते जाएंगे हमारी वैल्यूज़ उतनी ही नेगेटिव में आती जाएंगी, ठीक है, और नेगेटिव में वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो एक्चुअली उतनी ही छोटी होती है। तो ये -9.23 जो है वो अगर मैं इसको करूँ ना तो -9.23 हमारा इस क्रिटिकल रीजन में ही फॉल करेगा, रीजन -1.7028 से पीछे निकल जाएगी वैल्यू हमारी। तो ये रिजेक्शन रीजन में फॉल कर दी, रिजेक्शन रीजन में फॉल करेगी तो हमारा डिसीजन क्या होगा, हमारा डिसीजन होगा रिजेक्ट H0। डिसीजन में या कंक्लूजन में जो मर्जी आप लोग लिखें, लेकिन मेरी वही बात होती है, एज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज़ लेस देन -1.03 रिजेक्ट आवर H0। ये लाइन लिखें, ये छोड़ दें आप लोग, आपके लेवल पे यहाँ पे नहीं है। सेम इसी पैटर्न में मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए, बार बार मैंने इसलिए नए से नए क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो इस ये मेंटेनिंग योर बैलेंस में गेट हार्डर एज यू गो ओल्डर। अ स्टडी वाज कंडक्टेड टू सी हाउ स्टडी द एल्डरली इज ऑन देयर फीट। They had the subject stand on a forced platform and have them to react to a noise. The forced platform then measured how much they swayed forward and backward from 9 sway with the mean of 26.33 and standard deviation of 9.77. Do the data show that the elderly sway different than the different? अब इस लाइन में स्टूडेंट्स, इस लाइन को आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने हाईलाइट कर देना है, ठीक है।
इस लाइन, क्योंकि ऊपर वाली लाइन में कोई क्लेम नहीं वो पकड़ रहे थे। अब यहाँ पे क्लेम आया जिसको हम लोगों ने जिसकी बेस पे हमने साइन सेलेक्ट करना है कि ऑल्टरनेटिव और नल में कौन सा साइन लगेगा। इस लाइन में वो साइन छुपा हुआ है। डू द डेटा शो दैट द एल्डरली स्वे डिफरेंट देन द मीन फॉरवर्ड स्वे ऑफ यंगर पीपल विच इज 18.125 mm। ठीक हो गया, मिलीमीटर। अब ये जो है, ये आपने डिफरेंट का क्या मतलब है, उन्होंने ये नहीं कहा कि एल्डरली की लेस है, ना ही उन्होंने ये कहा कि यंगर की ग्रेटर है। उन्होंने कहा कि एल्डरली की डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब होता है वो कम भी हो सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है। तो डिफरेंट की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन एज्यूम किया अपने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। हमने एज्यूम कर लिया नॉट इक्वल टू, तो ये 2 टेल टेस्ट हो गया। इसको देख के नल में इक्वल लगा दिया। 1% पे उन्होंने कहा था कि टेस्ट करना है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा 1% होगा। तो अब हमने टेस्ट स्टेटिस्टिक लगानी है। टेस्ट स्टेटिस्टिक में सारी वैल्यूज़ फॉर्मूला लिखना है। कैलकुलेशन में वैल्यूज़ उन्होंने क्वेश्चन में ऊपर दी हुई थी। 9 उसका सैम्पल साइज था, तो हमने वैल्यू पुट की, तो टी कैलकुलेटेड जो बेसिकली आ गई वो आ गई 2.48। अब क्रिटिकल रीजन हमारा बोथ साइड्स पे बनेगा स्टूडेंट्स। 2 टेल टेस्ट है, तो 2 टेल टेस्ट में सबसे पहले नॉर्मल कर्व देख लें। आपके पास क्रिटिकल रीजन दोनों साइड पे है। टी α/2 आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दोनों साइड पे डिवाइड हो जाएगा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टेबल के साथ है। वैल्यू एक तरफ माइनस में है, वैल्यू एक तरफ आपके पास पॉजिटिव में है। अब आप लोगों ने क्या करना है, हम यहाँ पे लिखने का मेथड क्या है, रिजेक्ट एच नोट इफ़ अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इस पॉजिटिव वाली से ग्रेटर हो जाएगी तो भी रिजेक्ट कर देंगे, या हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू नेगेटिव वाली टेबल वैल्यू से कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी, ठीक है, लेस, तो भी हम लोग इसको रिजेक्ट अपने नल हाइपोथेसिस को कर देंगे। और यहाँ पे मैं लिखती होती हूँ कितना हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि टी है तो लिखना ज़रूरी है। तो टी में कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आई है उसको देखते हुए हमारा ये क्या हो गया, कर्व जो है वो बन गया। कर्व बन गया। कर्व लाजमन बनाए स्टूडेंट्स। कर्व के बगैर आपकी अंडरस्टैंडिंग कभी भी नहीं होगी। कर्व नहीं भूलना, खाना भी ना भूल जाए उस दिन, लेकिन कर्व नहीं भूलना बनाना आपने। क्रिटिकल रीजन में सबसे पहले कर्व बनाएं। कर्व बनाने के बाद ये लाइन लिखा करें। कभी इस लाइन को लिखने में आपकी गलती नहीं होगी। क्लियर हो गया। आपने ये क्रिटिकल रीजन लिख दिया। हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या थी 2.48, और वो भी पॉजिटिव में 2.48। 2.48 डेफिनेटली अब हमने चेक करना है वो किधर आ रही है। 2.48 मुझे बताएं कि 3.355 से आगे को फॉल करेगी या पीछे को फॉल करेगी। डेफिनेटली इस वाले रीजन में फॉल कर जाएगी, जो एक्सेप्टेंस रीजन है हमारा, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगी तो हमारा डिसीजन क्या होगा, वी डू नॉट हैव इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, यानी कि डोंट रिजेक्ट एच नॉट। यहाँ मैंने एक और एग्जांपल लिखी है, वो ग्रेटर देन की फॉर्म में है स्टूडेंट्स। वो सेम आपको हैंडआउट्स पहुँचा दूंगी, आप लोग देख के कर लीजिएगा। ग्रेटर देन की फॉर्म में तो आपका क्रिटिकल रीजन राइट साइड पे बनेगा। आपने पॉजिटिव साइड पे आपकी वो लगेगी टेबल वैल्यू, डेट्स ऑल। प्रोपोर्शन का मेरे ख्याल में मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा होगा या 2 क्वेश्चन चले लिखे हुए हैं। इसको पढ़ लेते हैं। प्रोपोर्शन 1 सैम्पल प्रोपोर्शन में आपको पता है हमने जी टेस्ट ही यूज़ करना होता है, उसमें टी टेस्ट यूज़ नहीं करते, क्योंकि प्रोपोर्शन जो है वो आपका प्रीवियस क्लास जो बाइनोमियल पे हमने एंड किया था चैप्टर, तो बाइनोमियल की बेसिकली एक्सटेंशन होती है, और बाइनोमियल की एक्सटेंशन में हमारे पास लार्ज सैम्पल साइज होता है, वो ऑटोमेटिकली जी डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करता है जाके। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आते कैसे हैं। दी यूएस डिपार्टमेंट एनर्जी रिपोर्टेड दैट 51% ऑफ द होम्स वर हीटेड बाय नेचुरल गैस। अब ये 51% है स्टूडेंट। प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में परसेंटेज या इस तरह की फॉर्म में ही आपको पैरामीटर्स या एस्टिमेट्स दिए जाते हैं। अ रैंडम सैंपल ऑफ 221 होम्स, तो हमारे पास सैंपल कितना है, एन कितना है 221। इन कैंच, हाँ ये लफ्ज इस तरह के लफ्ज हमसे पढ़े थे। फाउंड एट 115 वर हीटेड बाय नेचुरल गैस। 221 होम्स उन्होंने सेलेक्ट किए थे उस एरिया में, उसमें से 115 जो है वो नेचुरल गैस पे चलते थे। अब आ गया हमारा हाइपोथेसिस छुपा होगा इसमें, इस लाइन पे। डज द एविडेंस सपोर्ट द क्लेम फॉर, ये ना हो स्टूडेंट्स रीडिंग में आपको कोई डिफ़िकल्टी हो जाए, मैं इसका कलर जो है वो चेंज ही कर देती हूँ, थोड़ा इधर से हाईलाइट करते हैं, ये चले। डज द एविडेंस सपोर्ट द क्लेम फॉर कैंटकी होगा एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% आर द रिजल्ट्स एप्लीकेबल अक्रॉस द कंट्री वाई।
अच्छा जी, ये तो चलो भाई शाह की बाद में बात है। डज द एविडेंस सपोर्ट द क्लेम फॉर कैंची एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब ये यहाँ पे मुझे बताएं कि उन्होंने क्या कहा है कि इस क्वेश्चन में कि आप वो क्लेम टेस्ट करें कि वो लेवल हमारा लेस देन है, ना ही उन्होंने कहा कि ग्रेटर देन है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमारा जो क्लेम है, हमारे जो एविडेंसेस हैं वो सपोर्ट करते हैं इसके क्लेम को कि नहीं। इसका मतलब क्लेम कहीं ऊपर चला गया। अब क्लेम यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम इस लाइन में, इस लाइन को पढ़ें। द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी रिपोर्टेड दैट 51% ऑफ द होम्स वर हीटेड बाय नेचुरल गैस। उन्होंने ये नहीं कहा कि रिपोर्टेड दैट लेस देन 51%, ना ही उन्होंने ये कहा कि एनर्जी रिपोर्टेड दैट ग्रेटर देन 51%। उन्होंने कहा, सिर्फ ये कहा कि 51% होम्स वर हीटेड बाय नेचुरल गैस। तो इसका मतलब है 50 हमारा जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल टू की फॉर्म में हमने टेस्ट करना है। तो इक्वल टू की फॉर्म में स्टूडेंट्स, तो जब मैंने क्वेश्चन किया तो नल हाइपोथेसिस बेसिकली इन्होंने इस वाली लाइन में, पहली लाइन में नल हाइपोथेसिस दिया हुआ था। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी कह रहे थे, इक्वलिटी हमेशा नल में लगती है। तो हमारा क्लेम इसमें छुपा हुआ था कि द प्रोपोर्शन ऑफ होम्स वर हीटेड बाय नेचुरल गैस इज 0.517। परसेंटेज को मैंने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में, हमारा P बन गया 0.17। अगर इक्वल है तो उसको देख के मैंने अपना ऑल्टरनेटिव में नॉट इक्वल टू का साइन लगा दिया, और क्योंकि नॉट इक्वल टू है तो ये हमारा 2 टेल टेस्ट बन गया। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। जी स्टूडेंट्स, सॉरी। अच्छा जी, 2 टेल टेस्ट था तो टेस्ट स्टेटिस्टिक इसमें आ गई हमारे पास। प्रोपोर्शन है तो प्रोपोर्शन के लिए हमारे पास आ गई हेड P माइनस P डिवाइडेड बाय, आपको थोड़ा सा जूम कर दूं, हेड P माइनस P डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर उसका है PQ ओवर N। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल ड्रॉ करते थे ना तो उसका जो मार्जिन ऑफ एरर था उसमें हम लोग हेड P और हेड Q ही यूज़ करते होते थे। लेकिन क्योंकि इसमें नल की वैल्यू गिवन होती है तो हम उसमें जो स्टैंडर्ड एरर है बेसिकली वो नल का ही यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड एरर वही है जो आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स वाले सैम्पलिंग प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में इसको प्रूव करते थे प्रॉपर्टीज़, ये वही स्टैंडर्ड एरर है बेसिकली। तो जो हमारा कंप्यूटेशन पार्ट की तरफ चले जाएं। हाँ जी जी, कंप्यूटेशन में आपको सैम्पल प्रोपोर्शन फ्रेंड्स नहीं दिया गया तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ मैंने हाईलाइट किए हुए 2 नंबर्स। सैम्पल साइज 221 था और उसका 115 जो है वो आपका था जिनके घरों में नेचुरल गैस थी। तो क्या होगा, एक्स हमारा बेसिकली तो आपके पास, आपको पता है कि आपका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, ये वाला एक्स ओवर एन। आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, एक्स ओवर एन। तो x ओवर n बेसिकली हमारा x क्या है 115, सैम्पल साइज 221, दोनों को सॉल्व किया 0.520। अब ये वाला पॉपुलेशन प्रोपोर्शन मैंने लिखा है, ये हमारा पॉपुलेशन का है 0.517। उसको देख के हमने q यूज़ कर लिया। q कैसे निकलता है 1 माइनस पी करके, तो 1 माइनस पी करके उसकी वैल्यू निकाली। z टेस्ट में वैल्यूज पुट की तो वो आंसर जस्ट आया है 0.10। ये हमारी z टेस्ट स्टेटिस्टिक आ गई, जी टेस्ट स्टेटिस्टिक आ गई। अब हम अपना क्रिटिकल रीजन बनाएंगे। ऊपर याद है आपको 2 टेल था, 2 टेल था तो आपका जो क्रिटिकल रीजन है वो बोथ साइड्स पे बनेगा, पॉजिटिव साइड पे भी और नेगेटिव साइड पे भी। और अगर राइट अब वही है, आपको पता है 5% पे इक्वलिटी पे आपकी वैल्यू क्या होती है 1.96। उसी को माइनस में भी लिखना होता है, उसी को प्लस में भी लिखना होता है। और जब मैं अपना कर्व, हमेशा कर्व पहले बनाती हूँ और उसके बाद डिसाइड करती हूँ कि यहाँ पे लाइन क्या लिखनी है, क्योंकि स्टूडेंट लेवल पे आप हमेशा ये ग्रेटर देन लेस देन के फॉर्म चक्रों में रह जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे लाइन को मैंने अब हाईलाइट किया, तो इसको दोबारा से पढ़ें। हम अपने रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। इफ़ रिजेक्ट एच नोट, इफ़ जी क्या है हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू, अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन होगी जी अल्फ़ा बाई 2 से, और जी अल्फ़ा बाई 2 क्या है टेबल वैल्यू, यानी कि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ग्रेटर हो जाएगी तब भी रिजेक्ट कर देंगे। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से माइनस में, नेगेटिव साइड पे माइनस में चली गई और उससे भी छोटी हो गई तो भी हम लोग रिजेक्ट कर देंगे अपने नल हाइपोथेसिस को। लेकिन हमारी 1.96 और प्लस माइनस में ये बाउंड्री थी, कैलकुलेटेड वैल्यू 0.10 बहुत छोटी थी, वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर गई। तो हमारा जो है वो क्या होगा, वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, वी डू नॉट रिजेक्ट आर नल हाइपोथेसिस। ठीक है, इसी तरह मैंने एक और क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, सेम इसी पैटर्न पे है कि फॉर a sample of 1000 American adults were selected. 470 of them said yes, the quality of movie is getting worse
Tesla claimed that that fewer than half of adult Americans think that quality is getting worse. यानी कि बताना ये है कि आधे से जो है वो कम लोग सोचते हैं कि उनकी अमेरिकन में मूवी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो रही है। और टेस्ट किस पे करना है? 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। तो सैम्पल साइज n हमारा 1000 है, हम इंटरेस्टेड हैं इसमें किस में, कितने हमारा x क्या है 470 में। तो अच्छा जी, फ्यूर देन हाफ का मतलब है स्टूडेंट्स आपने जो प्रोपोर्शन है ना, देखिए प्रोपोर्शन 0.50 इस क्वेश्चन में अपेरेंटली कहीं नहीं दिया हुआ अपेरेंटली, तो कहीं ना कहीं तो छुपा था। तो हमने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन टेस्ट क्या करना था? अगर ना दिया होता तो टेस्ट क्या करना था? इस लाइन में छुपा हुआ था वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। उन्होंने कहा हाफ, आपको पता है हाफ 1/2 को 0.5 कहते हैं। तो प्रोपोर्शन बेसिकली हमने टेस्ट करना है 0.50 को लेके। और कौन सा साइन? लेस देन। फ्यूअर का क्या मतलब होता है? लेस देन। तो हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया लेस देन 0.50। नल में आप इक्वल टू लगाएं या इसका जो है कंप्लीमेंट बनता है ग्रेटर देन इक्वल टू, वो लगाएं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस पे आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा यहाँ पे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट स्टैटिस्टिक कंप्यूटेशन आपको पता है 470 डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा सैम्पल प्रोपोर्शन निकालने के लिए। सारी कुछ वैल्यूज पुट करें। आपका हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेस देन की फॉर्म में था तो क्रिटिकल रीजन लेफ्ट साइड पे बनेगा। वैल्यूज प्लेस करेंगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ मैंने टी टेबल की वैल्यू बेसिकली टी टेबल लिखा हुआ था, वो आप लोगों के पास बुक में अवेलेबल होता है या इंटरनेट में भी आप कर सकते हैं, एक्सेल में भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मेरे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का स्टूडेंट यहाँ पे टॉपिक जो है वो फिनिश हो रहा है। होप सो आप लोगों को समझ लग गई होगी। समझ तो पहले भी लगी थी, लेकिन मैं अब आप लोगों को ज़्यादा क्लियर बताना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने ये लेक्चर जो है वो प्रिपेयर किया। नेक्स्ट मेरा टॉपिक होगा 2 सैम्पल टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पे। और कोई भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स तो मुझसे पूछ लिए, कमेंट सेक्शन में पूछ लें, आप मुझे इनबॉक्स कर लें, जैसे मर्जी पूछें। हैंड आउट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। थैंक यू।